नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कैराना देश की नजर में चढ़ा हुआ था। कैराना से आज ऐसी तस्वीरें आई जिनमें वहां के हिंदू समुदाय के लिए खुशखबरी और घर वापसी का गहरा सुकून है। और इन्हीं तस्वीरों में राजनीति के खिलाड़ियों के बीच कैराना पर आर पार वाली लड़ाई का आरंभ भी दिखाई दिया, जो यूपी चुनाव के नजदीक आते आते बहुत प्रचंड होने वाला है। 2016 में अपराधियों के डर की वजह से कैराना से पलायन करने वाले हिंदू परिवारों की घर वापसी हुई है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे परिवारों से मुलाकात की और कैराना से ही हिंदू विरोधियों और विपक्ष को आधे घंटे तक चेतावनी की लंबी डोज दी। कैराना के इस घटनाक्रम में यूपी के कौन कौन से चुनावी सूत्र हैं, क्या राजनीति है और घर वापसी करने वाले हिंदुओं के मन की बात क्या है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। हवा इतनी जहरीली कि हर सांस बीमारी की तरफ धकेलती जाए और नदियों का पानी इतना जहरीला कि सतह पर डिटर्जेंट जैसा झाग ही झाग नजर आए। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों का यही हाल है। लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वोट देते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और बदले में राजनीति उन्हें जहरीले झाग में छोड़ देती है। आज ये देखेंगे कि हमारा भारत, जिसे नदियों का देश कहा जाता है, जहां नदी का स्थान मां के बराबर है, उस देश में नदियों का इतना अपमान आखिर कैसे हो सकता है। इस विश्लेषण के लिए हम यमुना को एक केस स्टडी की तरह लेंगे। स्वच्छ हवा और साफ पानी का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए और इस दिशा में होने वाली हर कोशिश सही मायने में राष्ट्रवाद है। हम इस खबर को राष्ट्रवाद की कसौटी पर परखेंगे और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जो जायडस कैडिला ने बनाई है, उसकी कीमत तय हो गई है। जाइकोव डी वैक्सीन की एक डोज के लिए 265 रुपए देने होंगे। जाइकोव डी को सिरिंज के बजाय बिना सुई वाले एप्लीकेटर का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। फार्मा जेट नाम का यह एप्लीकेटर 93 रुपए प्रति डोज के हिसाब से बेचा जाएगा। इस तरह एक डोज की कुल कीमत 358 रुपए होगी और जीएसटी अलग से देना होगा। ये 3 डोज वाली वैक्सीन है। ये 3 डोज 28 दिन के अंतराल पर दी जाएंगी और ये 12 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा सकती है। सरकार ने जायडस कैडिला कंपनी को जाइकोव डी की 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। खबरदार में आज सबसे पहले बात कैराना के उन हिंदू परिवारों की जो कई वर्षों के पलायन वाले वनवास के बाद आज घर लौटे। ये वो हिंदू परिवार हैं जो 2016 में अपराधियों के डर की वजह से कैराना छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए थे, लेकिन आज इन्हें अपना घर और सम्मान दोनों वापस मिल गए। और घर वापसी करने वाले ये लोग इसका सबसे बड़ा श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को दे रहे हैं। जाहिर है हिंदू परिवारों की घर वापसी का यह मामला यूपी चुनाव से ठीक पहले राजनीति की दुनिया में नई तरह का करंट प्रवाहित कर रहा है। आपको याद होगा कि 2017 के चुनावों में बीजेपी ने कैराना का मुद्दा बड़ी दमदार आवाज में उठाया था, जिसकी गूंज मतदान करते हुए वोटर के कानों में सुनाई देती रही और इससे बीजेपी को सियासी फायदा भी हुआ था। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि कैराना के हिंदुओं की हालत को देखकर समाज के हर संवेदनशील हिस्से को बहुत ठेस पहुंची थी। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कैराना को ही हिंदुओं के अपमान और अधिकार की सियासी लड़ाई का प्रतीक बनाया और आज कैराना के हिंदू परिवारों को घर वापसी वाला रिटर्न गिफ्ट मिल गया। कैराना में आज जो माहौल है उसको समझने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन हिंदू परिवारों से मिलने पहुंचे जो अब अपने घर वापस लौट आए हैं। इस घर वापसी के अवसर पर सीएम योगी ने यूपी के अपराधियों और उनका पोषण करने वाली सियासी पार्टियों को करीब आधे घंटे तक चेतावनी दी। आज चेतावनी की सिंगल डोज के कुछ अंश आपको सुनने चाहिए। इसके बाद इस विश्लेषण को उन परिवारों की तरफ ले जाएंगे जो कैराना वापस लौट कर आए। कर रही है ना। हमारे इतनी खुशियां कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशियां में। कैराना में हिंदुओं को डराने वाले अपराधी आज गायब हैं और डरे हुए भी हैं। उनके डरने की सबसे बड़ी वजह है यूपी के सीएम योगी की ये चेतावनी। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए
तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इस चेतावनी ने उन हिंदू परिवारों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है जो साल 2016 में कुछ अपराधियों के डर से कैराना से पलायन कर गए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। 2016 में कैराना के हिंदुओं को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले अपराधियों को योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में वार्निंग दी है। सबसे खास बात यह है कि ये वार्निंग सिर्फ अपराधियों को ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। सियासत और अपराध का याराना बहुत गहरा है, इसलिए सीएम योगी ने एक तरफ कैराना के अपराधियों को चेतावनी दी तो दूसरी तरफ उन नेताओं पर भी निशाना साधा जिनके दम पर कैराना के गुंडे कुछ हिंदू परिवारों को डराते धमकाते थे। जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। चुनाव के मौसम में सीएम योगी की कैराना यात्रा में कितनी सियासत है और इसका चुनावों पर कितना असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में कैराना से पलायन पर मजबूर हुए हिंदू परिवार अपनी घर वापसी पर खुश जरूर है। कुमार कुणाल, कैराना, आज तक। चुनाव के माहौल में सीएम योगी का कैराना जाना आज विपक्ष को बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन विपक्ष की सियासत कैराना के पूरे घटनाक्रम और उससे जुड़े तथ्यों पर पर्दा नहीं डाल सकती। 2016 में कुछ अपराधियों की वजह से कई हिंदू परिवार कैराना से अपना घर बार छोड़कर पलायन कर गए थे। इसके साथ ही पिछले 2 दशकों में कैराना में हिंदू आबादी का लगातार कम होना एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उस वक्त कैराना में करीब 19% हिंदू आबादी थी और 81% मुसलमान रहते थे।
जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार कैराना में करीब 52% हिंदू आबादी थी और 47% मुस्लिम आबादी हुआ करती थी। यानी वहां पर हिंदू आबादी बहुत तेजी से कमी हुई। पिछले कुछ वर्षों में तो कई अपुष्ट रिपोर्ट्स में ऐसे दावे भी हुए कि कैराना में हिंदुओं की संख्या 10% से भी कम पहुंच गई है। इन दावों की पुष्टि के लिए जांच की जरूरत है, लेकिन ट्रेंड इस दिशा में ही इशारा करते हैं। 2016 में बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि कुछ अपराधियों के डर से 346 हिंदू परिवार कैराना से पलायन कर गए थे। इसके बाद 2017 के यूपी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अब एक बार फिर कैराना चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। आज बदले हुए माहौल में कैराना से पलायन करने वाले परिवारों में से कुछ परिवारों की घर वापसी हुई है। कैराना लौटने के बाद इन परिवारों ने आज सीएम योगी से मुलाकात की और अपने पुराने कड़वे अनुभव योगी आदित्यनाथ को सुनाए। ये संवाद आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच जानने के लिए इसे सुनना जरूरी है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अपराध कहाँ था और अब अपराधी कहाँ है। महाराज जी, कैराना और कांधा में 4 से 6 गुने रेट प्रॉपर्टी के बढ़ गए जब से आपने घोषणा की। 2016 में 30, 25 लाख रुपए की जो मेन बाजार है जी ये कैराना का जी, बस ये चांदनी चौक है जी कैराना का। 25 लाख रुपए की दुकान बिकी थी। आज 1 करोड़ रुपए की कोई दुकान नहीं मिल सकती कि अगर मैं खरीदना चाहूँ कि 1 करोड़ रुपए की मिल जावे, कोई दुकान नहीं। ये माहौल है। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी जो खुद जिन्हें कोई मतलब नहीं जी वोट से, बस ये भी यही चाहे क्योंकि उन्होंने अपराध देख रखा जी। व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है, हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगे तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की में ढेर हो गया जी। 3 परिवार 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा। सो उसने पाया, ठीक है ना। नहीं, सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही प्राप्त होगा। क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं तो उसका दुस्साहस बढ़ता है। आप फिर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ की चीज के साथ आगे बढ़ता है। जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता। 5 साल में कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन के मसले पर राजनीति 180 डिग्री घूम गई। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह के आरोपों और फिर एनएचआरसी की रिपोर्ट ने तब की अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन आज 2022 चुनाव से पहले योगी सरकार कैराना के हिंदुओं में भरोसा जगने का दावा कर रही है। 2017 के यूपी चुनाव में जब कैराना चुनावी मुद्दा बना था, तब 2013 के मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिम दंगों का घाव हरा था। मुजफ्फरनगर दंगों की आंच में ही बीजेपी नेताओं ने जब कैराना के पलायन की तुलना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर पलायन से की, तो उसका सीधा असर यूपी चुनाव में देखने को मिला। 2017 का चुनाव कैसे यूपी की राजनीति में बदलाव का चुनाव था, इसे सिर्फ ऐसे समझिए कि 2017 में यूपी से 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे, जबकि 2012 के चुनाव में 65 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। मुसलमान वोटर पश्चिमी यूपी में अच्छी खासी तादाद में हैं। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में मुसलमान 22% हैं, लेकिन 2017 में पश्चिमी यूपी में 22% दलितों और 14% जाटों के व्यापक समर्थन ने बीजेपी को बढ़त दिला दी थी। इस बार किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी में जाटों के एक वर्ग की नाराजगी बीजेपी को उठानी पड़ सकती है। इसीलिए दोबारा कैराना कांड बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कैराना में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी की एंट्री हुई, वैसे ही हिंदू परिवारों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। 5 साल पहले जिन घरों को छोड़कर जाना पड़ा था, आज उसी इलाके में घर वापसी हुई। 5 साल के पलायन के बाद सम्मान से मिली छत ने इन परिवारों की खुशियों को कई गुना बढ़ा दिया। जगह है जहां पर विस्थापित, यहाँ से कई सारे परिवार विस्थापित हो गए थे और विस्थापित होने के बाद कुछ पानीपत, कुछ दिल्ली, इस तरीके से चले गए थे। हम उन परिवार वालों से ही बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या आज जो योगी जी का आना है, किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे इतनी खुशी है कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशी हमें इतनी खुशी है हो नहीं सकती कभी भी।
हमारे माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, समझ गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। कितने परिवारों को जाना पड़ा था? 4-5 बार गए थे यहाँ से। 3-4 परिवारों को जाना पड़ा था, जो वापस आ चुके हैं, गुजरात चले गए थे। ये वही जगह है जहां आज से ठीक 5 साल पहले मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगाए गए। ये कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचने का विज्ञापन नहीं था, अपनी जान बचाकर इज्जत से रहने की कीमत थी। पूरे इलाके में अपराधियों की दहशत ऐसी थी कि कई हिंदू परिवारों ने पलायन को ही अपना अंतिम विकल्प समझा। 2016 में ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बना। इसके बाद योगी सरकार सत्ता में आई और अब ये चुनावी मुद्दा अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है। ये मुद्दा एक नए रंग रूप में हाजिर है। कैराना वापस लौटने वाले परिवार अच्छा महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, क्योंकि इसमें उनको भरोसे के मेडल दिखाई देते हैं। हम ना तो घर से बाहर निकल सकते थे, अब हम चाहे जैसे घूमते हैं, दिन में घूमे, रात में घूमे, बहू घूमे, बेटी घूमे, कोई भी घूमे। योगी राज में सब स्वतंत्र हो गए, गुंडों का नामो निशान मिट गया। आप कहाँ गए थे? आपके भी परिवार को बाहर जाना पड़ा था? हमारे पड़ोस के परिवार को बाहर जाना पड़ा था, गुजरात चले गए थे, सूरत में। एक भैया वापस आ गए, एक भैया वहीं पे है अभी। बहुत निडर होकर हम लोग अपने कैराना में आराम से रह रहे हैं, आराम से बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा हम लोग करते हैं, हमें किसी का भी डर नहीं। कौन सा घर है आपका यहाँ पे? हमारा ये वाला घर है। ये घर है जी हाँ। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा फर्क है। हम महिलाओं को बहुत सुरक्षा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली। बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद योगी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कैराना के हिंदुओं से किया वादा उन्हें याद रहा। जिन अपराधियों के डर से लोगों ने पलायन किया था, उन्हें पिछले 5 सालों में कानून के हंटर से सबक सिखाया गया। नतीजा ये हुआ, धीरे धीरे इलाके से गुंडों का खौफ खत्म होता चला गया। फिर घर वापसी शुरू हुई। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। चुनावी नजरिए से बीजेपी का मिशन कैराना बेहद अहम है। यही वो मुद्दा है जिससे बीजेपी को 2017 के चुनावों में काफी फायदा हुआ था। इसके पीछे के गणित को समझना जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 जिले आते हैं, इनमें 71 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी ने 2017 में इनमें से 51 सीट जीती थी। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने 16, कांग्रेस ने 2, बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर एक निर्णायक भूमिका में रहता है। इस वर्ग में ज्यादातर लोग किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से नाराज हैं और कैराना के इलाके पर किसान नेता राकेश टिकैत की अच्छी पकड़ भी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी सियासत के इन हवाई किलों के बजाय विपक्ष की नाकामियों और कैराना पर फोकस रखना चाहते हैं। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है, तो मुझे सचमुच प्रसन्नता होती है कि पहले इन नौजवानों को झूठे मुकदमों में फंसा करके इनकी जिंदगी को तबाह करने का कार्य होता था। बीजेपी कैराना के माहौल के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर पर सियासी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। फिलहाल कैराना में उत्सव का माहौल है और बीजेपी में उत्साह का, लेकिन इन सब का असर चुनावों पर कितना होगा ये कहना मुश्किल है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं खबरदार। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां प्रकृति के कण-कण में ईश्वर बसे हैं। हम एक ऐसी प्राचीन सभ्यता है जहां प्रकृति से जुड़ी हर चीज को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। पहाड़ों को देवी देवताओं का घर मानते हैं, नदियों को मां का स्थान दिया जाता है। लेकिन देश की व्यवस्था ऐसी रही है कि नदियों का लगातार अपमान हुआ और हमारी पूजनीय नदियां जहरीली होती जा रही। आज सुबह से ही दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर सफेद झाग की तस्वीरें हर ओर तैर रही हैं। ये झाग किसी डिटर्जेंट से नहीं निकला है जो कपड़ों से दाग मिटा दे। ये झाग हमारी मान्यताओं पर लगा एक ऐसा दाग है जो हर साल इसी समय लगता है। यमुना का जल फिलहाल अपने मानक से 6 गुना अधिक जहरीला हो गया है। इस पानी को पीना तो छोड़िए, उसे छूना भी खतरनाक है।
असल में यमुना नदी के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया है। ये लगभग 3 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यमुना के 1 लीटर जल में 3 मिलीग्राम अमोनिया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार यमुना में अमोनिया का स्तर 0.5 ppm होना चाहिए, यानी 1 लीटर पानी में 0.5 मिलीग्राम को अमोनिया सुरक्षित माना जाता है। पानी में अमोनिया ज्यादा होने से एक और खतरनाक रसायन बनता है। पानी की सफाई के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है, लेकिन जब अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो क्लोरीन और अमोनिया मिलकर क्लोरमाइन नाम का रसायन बनाते हैं। क्लोरमाइन एक ऐसा रसायन है जो शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। इस रसायन वाले पानी को पीने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। यमुना में झाग का बड़ा कारण फॉस्फेट है, जो उद्योगों से निकला कचरा और घरों से निकलने वाले डिटर्जेंट से बना है। औद्योगिक कचरे में फास्फोरस और डिटर्जेंट में फॉस्फेट होता है। ये दोनों भी यमुना में बने झाग की बड़ी वजह है। किसी नदी की साफ सफाई की जिम्मेदारी हर उस राज्य की होती है जहां से वो गुजरती। दिल्ली में यमुना की स्थिति जो आपको नजर आ रही है वो लापरवाही की वजह से है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2021-22 के लिए बजट में 2074 करोड़ रुपए यमुना के उद्धार के लिए पास किए, लेकिन अब तक तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। हमने यमुना के मौजूदा हालात पर एक रिपोर्ट तैयार की। ये प्रदूषण के झाग से सुसज्जित यमुना है। कहा जाता है कि इसी नदी में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार का नाश किया, लेकिन आज उसी यमुना का मान मर्दन हो रहा है। यमुना के पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नहीं, बल्कि नदियों को पूजने वाली भारतीय संस्कृति पर लगा दाग भी दिख रहा है। देखिए, हम इस वक्त है कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज पर, जहां पर आपको मैं हमारे कैमरामैन शगुन को बोलूंगी थोड़ा कैमरा घुमाकर पैन करके दिखाएंगे कितना तो यहाँ पर पानी में झाग है, और पानी जो इटसेल्फ है कितनी बुरी तरह से काला भी है, उसमें बदबू भी बेहद है और उसमें कूड़ा भी बहुत सारा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है हमको कि पानी की सफाई को लेकर कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ये जो झाग है ये फॉस्फेट्स की वजह से आते हैं, जो कि डिटर्जेंट से, डाइंग फैक्ट्रीज से, टाई एंड डाई फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। इस वक्त यमुना के पानी में जीवन के तत्व नहीं है, बल्कि इसमें मृत्यु की तरफ भेजने वाला प्रदूषण का जहर है। आस्था की बात छोड़िए, आचमन योग्य भी नहीं रहा ये पानी। ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पोल्यूटेड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक दिखाएंगे कि पानी जो यमुना का है, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वो उसका आप लेवल देखेंगे कि किस तरीके से ये पानी पूरी तरीके से इस वक्त यमुना के अंदर जो है वो जहरीला हो चुका है। ये पानी का लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का, जो पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो चुका है। यमुना के पानी में दूर दूर तक जहरीला झाग इसको नदी नहीं नाले वाला लुक देता है। और ये झाग यूं ही नहीं बना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यमुना में इस वक्त फॉस्फेट की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये झाग पानी के ऊपर तैर रहा है। फॉस्फेट का इस्तेमाल डिटर्जेंट में किया जाता है। फॉस्फेट के इस्तेमाल से कपड़ों की सफाई आसान हो जाती है, लेकिन यमुना ही इसके प्रदूषण से मैली हो जाए तो सफाई कब होगी और कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। ये पानी जो है वो अब यमुना का इकट्ठा करके अपने घर लेकर के जा रही हैं, और इसी से अपना जो प्रसाद है भगवान को जो चढ़ाया जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, उन सब को इसी पानी से जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पानी जो लोग पी नहीं सकते, अगर पी ले तो कई तरीके की बीमारियां उनको हो सकती है, और इस पानी को लेकर के ये लोग जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौर से देखेंगे तो यमुना की चिंता किसी नेता को नहीं है, लेकिन राजनीति की चिंता सबको है। त्योहार के मौके पर यमुना में तैरते प्रदूषण को राजनीति की खाद बनाने के लिए पूरा परिश्रम चल रहा है। ये बहस, ये राजनीति त्योहार के मौसम की तरह गुजर जाती है और यमुना हर साल अपने हाल पर छोड़ दी जाती है। अब समझ में आया है कि यमुना जी क्यों प्रतिबंधित रहेंगी, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, भैया तेरा इधर आना बाबू, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। आप देखिए ये पूरी झाग फोम की पानी पे जो चल रहा है, अमोनिया से मिला, ये
ये जहर है। और अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ आना चाहिए था। यहाँ हम भाजपा के एक सांसद को आना पड़ रहा है, मनोज तिवारी को आना पड़ रहा है, हम लोगों को चिंतित होना, मीडिया हमसे पहले आकर के यहाँ खड़ी है। यमुना की यह हालत देखकर कोई भी इसके पानी को छूने से परहेज करेगा, लेकिन इसी यमुना का एक बड़ा हिस्सा ट्रीटमेंट के बाद दिल्ली के घरों में लोगों की प्यास बुझाने के लिए पहुंचता है। दिल्ली में 90% पानी की सप्लाई गंगा और यमुना के जरिए होती है। 10% पानी की जरूरत ग्राउंड वाटर से पूरी की जाती है। पीने के पानी के लिए फिलहाल 10 ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, जिसमें गंगा के पानी की सफाई होती है, और 8 ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो यमुना के पानी पर निर्भर है। यानी दिल्ली की बड़ी आबादी की प्यास यही यमुना बुझा रही है। यमुना की फिलहाल जो हालत है, उसकी वजह से दिल्ली के लोग प्यासे भी रह जाते हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली में हो रही पानी की किल्लत की बड़ी वजह यमुना के ऊपर तैरता झाग और गंदगी ही है। पीने के पानी की किल्लत पर सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब सीधे नहीं मिलता। ओखला बराज, जहाँ की वीडियो, जहाँ की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं। वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना की सफाई के लिए 2023 तक का टारगेट रखा है। कहा जाता है कि इसके लिए वो एक ऐसी हाईटेक मशीन लगाएंगे जिसमें एक तरफ से यमुना का झाग वाला पानी डालो तो दूसरी तरफ से चमकदार पानी निकलता है। दिल्ली सरकार ने 2074 करोड़ का बजट भी पास कर दिया है, लेकिन जब सवाल पूछो यमुना की गंदगी पर तो जवाब मिलता है हरियाणा से पूछिए। यमुना घाट पे छठ पूजा जब होती थी तो नहीं आए, आज अगर वहां पहुंचे हैं तो मुझे लगता है एलजी साहब का रास्ता तो जानते हैं कि एलजी साहब का घर किधर है। हरियाणा में सरकार उनकी है, हरियाणा से हर साल पानी छोड़ा जाता था, इस बार नहीं छोड़ा गया। वहां पर पूजा ना हो इसका प्रतिबंध एलजी साहब ने लगाया। तो मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली के अंदर छठ पूजा 1000 जगहों पर हो रही है, इससे मुझे लगता है भाजपा को दर्द है। यमुना के गंदे पानी और इस जहरीले झाग की वजह फैक्ट्रियों से निकलती गंदगी और शहर से निकलते गंदे पानी को बताया जाता है, लेकिन उसकी असली वजह है राजनीति। मैं कह रहा हूं कि सरकार में जिम्मेदारी के साथ कैसे हम इस प्रदूषण को रोकने का काम करें, तो दिल्ली सरकार को वो कदम उठाना चाहिए, न कि केवल आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है, किस तरह से हम इस पर्यावरण को रख सकते हैं, उसमें सरकार को उपाय करना चाहिए। पिछले तमाम वर्षों में किसी भी साल की बात कीजिए, नवंबर के महीने के साथ 2 चीजें बार बार सामने आएंगी। एक, यमुना में जहरीला झाग और विषैला पानी, और दूसरा, इसी नदी से जुड़ी आस्था के नाम पर राजनीति। बदलाव के नाम पर सिर्फ कैलेंडर ही बदल रहे हैं, हालात नहीं। दिल्ली से अनीशा माथुर, सुशांत मेहरा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। यमुना में गंदगी का एक बड़ा कारण औद्योगिक कचरा है। घरों से निकलने वाले सीवेज के गंदे पानी का बिना ट्रीटमेंट नदी में प्रवाहित करना है, इसकी पवित्रता को खत्म कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यमुना नदी में गंदा पानी गिराने वाले 150 ड्रेनेज पॉइंट्स में से 100 ऐसे हैं जहां से निकलने वाली गंदगी तय मानकों को पूरा नहीं करती। इन 100 ड्रेनेज पॉइंट्स में से 2 हिमाचल प्रदेश में, 52 उत्तर प्रदेश में, 20 दिल्ली में और 26 हरियाणा में है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार यमुना के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी सबसे अधिक गंदा रहता है। इसमें पहला है हरियाणा में पानीपत से सोनीपत तक, दूसरा है दिल्ली के वजीराबाद से हरियाणा के असगरपुर तक, और तीसरा है हरियाणा के असगरपुर से उत्तर प्रदेश के इटावा तक। हमारे देश में नदियों को पूजनीय माना जाता है। नदियों के किनारे पूजा की जाती है। स्वयं को पवित्र करने के लिए और अपने पाप धोने तक के लिए नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी नदियां मर रही हैं और हमने अपनी नदियों को एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया है। इनमें तरह तरह का कचरा, गंदगी के अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल कई बार बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दिए जाते हैं। यही हाल हवा का है। शुद्ध हवा में सांस लेना सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन महानगरों में तो शुद्ध हवा अब एक लग्जरी है। यह दुख का विषय है कि स्वतंत्रता के करीब 75 वर्षों में भी हमने ऐसा
सिस्टम तैयार नहीं किया जिससे नदियों को स्वच्छ बनाया जा सके, हवा को सांस लेने योग्य सुरक्षित बनाया जा सके। भारत में जाति वर्ग, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन नदियों को साफ रखना कभी प्राथमिकता नहीं बन पाता, क्योंकि इसमें नेताओं को बड़ा फायदा नजर नहीं आता। जरा सोचिए, नदी किनारे पूजा अर्चना हो, इस बात पर पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन जहां पूजा हो रही है वहां का पानी साफ हो, इसे सुनिश्चित करने पर कोई बात नहीं होती। इसी तरह वोटों वाली हवा बदलने पर तो सब दिमाग लगाते हैं, लेकिन प्रदूषित हवा को बदलने, उसे साफ करने के मुद्दे पर राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी चुपचाप पवेलियन लौट जाते हैं। राजनीति का ये दृष्टिदोष पूरी भारतीय संस्कृति को प्रदूषित कर रहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।